हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आपके जो भी अपकमिंग यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए मैंने आपका एक क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको उत्तराखंड की क्लास मैंने कल दी थी। आज उत्तराखंड जीके की सेकंड क्लास होगी। इसके अलावा अभी हम सामान्य हिंदी और जीएस की क्लास भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण या स्पेशल फैक्ट को ही रखा जाएगा। बाकी जो बेसिक है या बोल सकते हैं जो भी आपका सिलेबस है उसको आप कवर कर लीजिएगा। सिलेबस से अतिरिक्त मटेरियल आपको इन क्लासेस में उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसा कि आज के ट्रेंड पर यूके ट्रिपल एस सी पेपर सेट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको सहायता मिलेगी। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था जो हाल में ही यूके ट्रिपल एस सी ने ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा था एक प्रश्न, चंद शासन काल में जो विभिन्न पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनसे संबंधित प्रश्न था। तो उसमें थोड़ा बहुत आपकी शब्दावली रह गई थी, उसको आज कवर करेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि जो चंदों का राज्य था, चंदों के राज्य को ही पंचायती राज की शुरुआत माना जाता है। सोमचंद को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। तो इस बात में कितनी सत्यता थी, इस बात को आप जानेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड जी के इम्पोर्टेंट फैक्ट क्लास नंबर 2। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है आज की क्लास का कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो चंदों की देन थी, ठीक है। आप देखिए, चंद शासन काल के दौरान ही उत्तराखंड में पंचायती राज की शुरुआत हो चुकी थी, और स्पेशली सोमचंद के टाइम पीरियड पर, ठीक है। सोमचंद जिसने चंद वंश की स्थापना की, सोमचंद कहाँ पे राजा बना? काली कुमाऊं में, ठीक है। आप देखिए, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति अगर किसी बड़ी गद्दी पर बैठ जाता है तो क्या उसको स्थानीय विरोध झेलना पड़ेगा या नहीं झेलना पड़ेगा? सोचिए आप, है ना। जैसे मान लीजिए हमारा उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड में आप ये मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, या मान लीजिए कोई तहसील है। वहाँ पर किसी बाहर के बंदे को या किसी दूर के बंदे को बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी चीज़ के हम सर्वे सर्वा बना दें, तो जिनका भी पहले से प्रभुत्व था, जो आसपास की विशेष लोग होंगे, जमींदार लोग होंगे या मजबूत लोग होंगे, ठीक है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं मन में द्वेष पैदा होगा। सेम यही चीज़ सोमचंद के साथ होती है। जब सोमचंद राजा बनता है तो राजा बनने के बाद सोमचंद 4 बूढ़ों की तैनाती करता है। कौन थे 4 बूढ़े? तो देख लो, आपके सामने स्क्रीन पर है। ये 4 बूढ़े थे आपके कार्की, ठीक है, बोरा, तड़ागी, चौधरी। अब क्वेश्चन ऐसे भी निकल के आ जाएगा, इनमें से जो 4 बूढ़ा नियुक्त किए थे सोमचंद ने वो कौन थे? तो ये चारों कास्ट आप याद रखेंगे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो सोमचंद ने बोला, भैया जो 4 आल हैं, 4 आल थे ना, 4 आल थे उसमें, 4 आल या 4 किले जो थे, या बोल सकते हैं कि हमारे जो अलग अलग हिस्से उसमें बांटे होंगे काली कुमाऊं के, उस 4 आल के 4 लोगों को प्रमुख बना दिया टैक्स कलेक्ट करने के लिए। यानी कि जो आज हम ग्राम पंचायत में देखते हैं, एक मुखिया होता है ना, प्रधान जिसको कहते हैं, तो प्रधान टाइप की जो व्यवस्था शुरू कर दी थी वो सोमचंद ने कर दी थी अपने टाइम पर, है ना। तो 4 बूढ़े इसने जैसे ही स्थापित किए टैक्स के लिए, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो ये 4 जो बूढ़े थे, ये स्थानीय जो गांव थे उसमें, स्थानीय गांव यानी कि कहाँ की बात हो रही है? काली कुमाऊं। काली कुमाऊं का नाम जहाँ पे भी आएगा आपको याद रखना है चंपावत और लोहाघाट क्षेत्र, वर्तमान चंपावत और लोहाघाट का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र की बात हो रही है काली कुमाऊं में। चंपावत से लोहाघाट के आसपास के जितने भी एरिया हैं यहाँ की बात हो रही है। अब जैसे ही ये 4 बूढ़े, जो विसुंग पट्टी थी उसमें, ठीक है, काली कुमाऊं में एक विसुंग पट्टी थी। अब विसुंग पट्टी में हमारे अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर क्या करते थे? अपना कामकाज चला रहे थे। या बोल सकते हैं कि उसमें विसुंग पट्टी में 5 थोक थे, नीचे आपका दिखा लिखा है, देखिए, महरा, फरत्याल, देव, ढेक और करायत। ये जातियाँ हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो स्थानीय जाति होती है, जैसे नेगी है, आप नौटियाल देखते हैं, जोशी है, ठीक है, पंत है, पांडे है, जो हमारे गढ़वाल कुमाऊं में स्थानीय जाति हैं, तो इनका क्षेत्र था। तो इन जब 5 थोकों में ये बूढ़े टैक्स लेने गए तो क्या कर दिया गया? ये जो पांचों दल थे, इन पांचों दल के लोगों ने मिलके इन सभी बूढ़ों की गर्दन अलग कर दी और उसको चौराहे पर लटका दिया एक, और उस चौराहे को नाम दिया गया बुढ़ चौराहा, ठीक है। उसी को बोला जाता है बुढ़ चौराहा, ठीक है, बुढ़ चौराहा। यानी कि बूढ़ों को वहाँ पे लटका दिया गया, चबूतरा बना दिया गया। यानी कि जैसे ही ये 4 बूढ़े इन 5 थोकों के ऊपर टैक्स लगाने के लिए गए तो चारों बूढ़ों के सिर काटे गए और उनको एक खड्डे में डालकर वहाँ पर एक चबूतरा बना दिया गया, और उस चबूतरे का नाम बूढ़ चौरा रखा गया, ठीक है। बूढ़ मतलब बूढ़े, चौरा मतलब चबूतरा,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुंड कटा भी कहा जाता है। थोड़ी देर जहाँ पर एक बूढ़े को मारा गया था वहाँ पर बूढ़े की गर्दन काटी गई थी, तो इस जगह पर एक क्षेत्र और है मुंड कटा। तो मुंड कटा जो क्षेत्र है आपको काली कुमाऊं में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। अब यहाँ पर देखिए सोमचंद को समझ में आ गया कि 5 जो थोक के लोग हैं भाई, इनको भी वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इनको वैल्यू नहीं दी गई तो ये फिर से ऐसी ही कुछ घटना कर सकते हैं और जो मेरा प्रभुत्व है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जनता के अंदर इनका भय व्याप्त हो जाएगा, तो राजा की पकड़ कमजोर हो जाएगी। तो सोमचंद ने यहाँ पर क्या किया, 4 भूगों में जो स्थानीय क्षेत्र थे उसको बांटा। उसके अलावा जो थोकदार थे, अलग अलग थोकों में जो थे, उसमें महरा थोक था, फरत्याल थोक था, देव था, ढेक था, करायक था। आज आप एक झील देखते हैं लोहाघाट में, कोली ढेक। ठीक है, ढेक गांव है वहाँ पे, ढेक, इसीलिए वहाँ पे देखिए ढेक जो जाती है, कोली ढेक, आपने पढ़ा होगा ये। तो इन 5 जातियों के जो थोक थे, सोमचंद्र ने बोला आप अपने हिसाब से शासन करो भाई। ठीक है, हम किसी भी प्रकार से आपके इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इसके अलावा बगावत को अंत करने के लिए राजा ने बोला कि 5 थोक के लोग अपने में से 2 बूढ़े यानी कि 2 पंच या बोल सकते हैं प्रधानों को भी छांटें, और उनकी राय भी हम क्या करेंगे, राजकाज करते समय जो भी डिसीजन होगा वहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो इनसे भी क्या हो गई, फिर हमारे प्रधान नियुक्त हो गए इन जातियों से भी, तो बैलेंस हो गया ना। इसीलिए देखिए अब क्यों बोला जा रहा है, देखिए सोमचंद के आरंभ से ही यहाँ पर पंचायती राज की नींव पड़ गई है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर स्वशासन दिया जा रहा है स्थानीय प्रजा को। और जहाँ पर राजा सर्वे सर्वान होकर ग्रामीण क्षेत्र में, दक्षिण भारत में हम पढ़ते हैं ना, जो चोल वंश था उसने ग्रामीण या स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। ऐसे यहाँ पर काली कुमाऊं में या कुमाऊं क्षेत्र में चंद शासक सोमचंद के द्वारा भी यही काम किया गया। इसलिए हम पढ़ते हैं इतिहास में कि पंचायती राज जो व्यवस्था है चंदों की देन थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए उसमें चंद शासन काल में 4 चौथानी थे। 4 चौथानी मतलब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, सबसे उच्च कुलीन ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। ठीक है, तो 4 चौथानी में कौन कौन सी जाति थी, कभी आयोग पूछ लेगा, आयोग का कोई भरोसा थोड़ी है, फैक्ट वाले क्वेश्चन डाल देंगे, डाल देगा वो। तो 4 चौथानी में थे हमारा देवलिया ब्राह्मण, सिमल्टी के पांडे ब्राह्मण, विंडा के तिवारी ब्राह्मण और डडिया के बिष्ट ब्राह्मण। आप देखते होंगे अमूमन उत्तराखंड में जो है बिष्ट हमारे क्षत्रिय में आते हैं, लेकिन नेपाल मूल के जो बिष्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा वो ब्राह्मण भी होते हैं। ठीक है, उच्च ब्राह्मण माने जाते हैं वो बिष्ट। लेकिन अमूमन मैंने भी ज़्यादातर देखा जो बिष्ट हैं क्षत्रिय होते हैं, लेकिन ब्राह्मण भी बिष्ट होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो 4 चौथानी में इनकी गिनती होती थी। और वहीं जो चंद शासकों का कुलगुरु बनता था या राजगुरु बनता था या राज पुरोहित जो होता था, जब भी वो दरबार में आता था तो राजा गद्दी से उठ जाता था और उसके चरण स्पर्श करता था। तो चंद शासकों का जो राज पुरोहित था वो पांडे ब्राह्मण थे। कौन से पांडे, सिमल्टिया पांडे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, चंद शासकों के राज पुरोहित कौन थे, आपका सिमल्टिया के पांडे ब्राह्मण थे। ठीक है, ऐसे 6 घरिया ब्राह्मण भी थे, यानी कि इन ब्राह्मणों के अतिरिक्त चौथानी तो सबसे ऊपर थे, तो उसी के अलावा 6 घरिया या षष्ठ कुली कहा जाता था उसमें, षष्ठ कुली यानी कि 6 कुलों के ब्राह्मण इसमें शामिल रहते थे। पंत, पांडे, झा, जोशी, तिवारी, भट्ट, पाठक और भी अन्य इसमें ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं कि इतने ही थे। तो 6 घरिया क्या था, कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि चंद शासन काल के दौरान 6 घरिया क्या था, तो 6 घरिया था ब्राह्मणों का वर्ग एक। ठीक है, ब्राह्मणों का वर्ग आपका आंसर हो जाएगा। तो आयोग देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है वो आपको समझना होगा, किसी भी प्रकार से आपका एग्जामिनर प्रश्न सेट कर सकता है। ऐसे उसमें चंद शासन काल में 12 टाइप के अधिकारी होते थे, यानी कि 12 अधिकारी थे। ठीक है, 12 अधिकारी थे, जैसे लड़वाल थे, बडवाल थे, खतेड़ी थे, मेहता थे, धोनी थे, तो धोनी कास्ट आप देखते हैं। तो ऐसे मतलब 12 जातियों के लोग क्या थे, अधिकारी थे उसमें। ऐसे पंच बिड़िया ब्राह्मण होते थे, 4 चौथानी और 6 गरिया जो ब्राह्मण थे। तो 4 चौथानी और 6 गरिया ब्राह्मणों के अतिरिक्त जो ब्राह्मण होते थे उन ब्राह्मणों को कहा जाता था पच बिड़िया। क्या कहा जाता था, पच बिड़िया। ठीक है, मतलब जो हमारे समझिए इसको, 6 घरिया और 4 चौथानी के अतिरिक्त जो ब्राह्मण होते थे ना उनको पच बिड़िया कहा जाता था। क्लियर। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्राह्मण होते थे जो कि छोटे माने जाते थे, जिनको खतीमन ब्राह्मण कहा जाता था। तो खतीमन ब्राह्मण कौन था, तो चंद शासन काल में छोटे ब्राह्मण। ठीक है, तो छोटे ब्राह्मण का मतलब ये था कि ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने कभी हल प्रथा को ग्रहण किया था। ठीक है, देखिए ब्राह्मण वर्ग का आज भी आप देखेंगे ना तो हल जोतना वर्जित होता है। अब तो हल खत्म हो गया भाई, ट्रैक्टर आ गया गांव गांव में हाथ से चलाने वाला। आज बड़े बड़े पंडित भी हाथ से ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो क्या वो आधुनिक हल नहीं है।
तो एक हिसाब से खाली मतलब बोल सकते हैं एक रूढ़ी थी ये, ठीक है, जो कि गलत थी मेरे हिसाब से भी। आपने पढ़ा है जब हम उत्तराखंड इतिहास पढ़ते हैं 1928 में हरगोविंद पंत जी ने क्या किया था? हरगोविंद पंत जी ने हल चलाया था। पंत जी का भी विश्वास था कि ये जो पंडितों की हल न जोतने की प्रथा है इसको तोड़ा जाए, इसलिए हरगोविंद पंत जी ने 1928 में स्वयं हल चलाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। तो खतीमन जो थे छोटे ब्राह्मण थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए पौरी 15 बिस्वा, तो उस समय जो अनुसूचित अनुसूचित जाति वाला वर्ग था या प्रजा थी, चंद शासन काल में अनुसूचित यानी कि शेड्यूल कास्ट वाली जो प्रजा थी, इस प्रजा को कहा जाता था पौरी 15 विश्वा। और जितने भी उसमें बड़े डिसीजन लिए जाते थे, यानी कि जो पंचायत उसमें बैठती थी, ठीक है, जो थोकों की पंचायत होती थी या लोकल पंचायतें जब बैठती थी, तो उस पंचायत में इनका भी प्रतिनिधित्व होता था। यानी कि राजा का ऑर्डर था कि भैया जो पौरी 15 बिस्वा है, यानी कि जो हमारा शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है, इसको भी पंचायत के डिसीजनों में शामिल किया जाए। तो देख लो कितनी अच्छी, यहाँ पे एक हिसाब से बोलेंगे कि सोमचंद ने पंचायती राज व्यवस्था को कितना अच्छा बनाया था। एक हिसाब से आप देखिए कि उसमें सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को भाग लेने का मौका दिया गया था, ठीक है। तो ये सोमचंद के समय की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब जो जो मेन पॉइंट है, फैक्ट है, उन्हीं को मैं आपको याद कराऊंगा। बाकी देखिए जो कल का टॉपिक था उसको थोड़ा आगे ले जाएंगे। कल के टॉपिक में मैंने आपको बहुत से ऐसे कर्मचारी या पदाधिकारी बताए थे चंद शासन काल के दौरान, जिनका अलग अलग काम था। अब बचे हुए जो पदाधिकारी थे उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला देखिए कर्मचारी है, इसको पजियांगी। पजियांगी कौन था? पजियांगी या पजाई कहा जाता था इसको। तो चंद शासन काल में पजाई या पजांगी जो था, ईंट पकाने वाला। देखिए जो ईंट होती थी, आज भी ईंट का भट्टा होता है ना, तो जो भी कारिंदे ईंट को पकाते थे उनको पजियांगी कहा जाता था। ऐसे पतारा, तो राज रसोई के लिए पत्तल, जो मालू की पत्ती होती है, आज भी आप देखते हैं, अगर आपने अल्मोड़ा विजिट किया होगा तो मालू की पत्ती में आपको एक मिठाई देखने को मिलेगी जिसको सिंगोड़ी कहा जाता है। सिंगोड़ी, सिंगोड़ी इज सिमिलर लाइक अ मिल्क केक, और उस मिल्क केक को मालू के पत्ते में बैंड किया होता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, है ना। तो उस समय राज रसोई के लिए जो भी पत्तल, केले के पत्तल लाता होगा या मालू के पत्ते जो लाता होगा या पत्तल जो बनाता था, उसको पतारा कहा जाता था। ओके। इसके अलावा देखिए कुंडिया था उसमें एक, कुंडिया। कुंडिया जो होता था, कुंड यानी तालाब, कुंड मतलब तालाब हो गया। अब कुंड में जो राजा के हाथी होते होंगे ना उसमें, तो उस हाथी को नहलाने वाला और हाथी के लिए जो घास लाने वाला व्यक्ति था उसको कुंडिया कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हाथी की देखरेख में जो अन्य लोग होते थे उनको कुंडियाली कहा जाता था, क्योंकि हाथी की देखरेख में अन्य लोग भी तो रहते होंगे ना, तो उसको कुंडियाली कहा जाता था। नेक्स्ट है देखिए कमठना। देखिए ये आपका यूके ट्रिपल एससी ने पूछा था ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में, ठीक है। तो कमठना जो था, काठ यानी लकड़ी जहाँ जमा रहती थी उसका निरीक्षक, यानी कि उसमें गैस तो था नहीं, बर्नर तो था नहीं भाई, है ना, ना इंडक्शन चूल्हा था। खाना किस में बनता होगा? खाना रसोई में आग में ही तो बनता होगा, तो जलावन की लकड़ी भी तो चाहिए थी ना। उसके अलावा अन्य प्रकार की लकड़ी, मान लीजिए जो इमारती लकड़ी होती है, तो जहाँ पर भी पूरे लकड़ी का गोदाम होता था उसके निरीक्षक जो रहता था, उस निरीक्षक को क्या कहा जाता था? कमठना, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली है जो अभी आपको बताऊंगा। अगला था देखिए घतिया या ढरौजी। अब घतिया या ढरौजी कौन था, देखिए इसको भी समझिए। मान लीजिए राजा ने कोई हुक्म दिया, ठीक है, राजा ने कोई हुक्म दिया, ठीक है, कहाँ पे? कचहरी, कोर्ट कचहरी में। जब राजा का दरबार लगता होगा तो राजा ने दरबार में कोई हुक्म दिया, तो राजा का हुक्म किसी आदमी को कचहरी में हाजिर होते समय, कचहरी में हाजिर हो, जैसा आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा ना, आज भी कोर्ट में बोला था केस नंबर इतना इतना हाजिर हो, तो उस समय राजा की तरफ से जो आवाज़ लगाता था, कचहरी में आवाज़ लगाने वाला व्यक्ति, उसको घतिया कहा जाता था। क्योंकि आवाज़ लगाने को आज भी देखिए घात या धात कहता है, धात लगाना, ठीक है, धात लगाना। वैसे घात तो नहीं कहते इसको, धात लगाना कहते हैं, ठीक है। तो आज भी जब जोर से पर्वतीय अंचलों में बच्चा देखा, अगर माँ खेतों में गई है या घास काटने गई है, घर में कोई मेहमान आ गया, तो बच्चा जोर से आवाज़ लगाता है, इज़ा आज हमार ममकोट बे नाना जी आ रहे हैं, घर वापस आ जाओ। तो वो धात लगाना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो घतिया या डरोजी भी ऐसे ही कचहरी में आवाज़ लगाता था कि जो भी हमारा व्यक्ति है वो हाजिर हो, बोलता था वो, ठीक है। अगला देखिए बुलेल। तो बुलेल कौन था? दरबार के भीतर चाकरों का अफसर, चाकर मतलब नौकर, सर्वेंट।
दरबार के भीतर जितने भी नौकर रहते होंगे उसमें सर्वेंट, उनको भी तो देखने के लिए कोई चाहिए ना भैया। मान लीजिए कोई होटल है, होटल में हाउसकीपिंग होती है, रूम सर्विस वाला होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, उनको देखने के लिए कौन होता है? एक मैनेजर या आपका सुपरवाइजर होता है। तो बुलेल उस समय एक सुपरवाइजर था नौकरों का, ठीक है, सुपरवाइजर हम इसको कह सकते हैं। तो दरबार के भीतर चाकरों को देखने के लिए, निगरानी करने के लिए बुलेल को रखा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, बुलेल का जो पद था ना, अक्सर ये कठायत जाति को मिलता था। कठायत जो जाति थी उसमें कुमाऊं की, कठायत जाति का आदमी ही ये पद ग्रहण करता था। अगला पद था देखिए आपका पिरसुजिया। तो पिरसुजिया जो था भैया, राज दरबार में रात में जो बत्ती जलाता था, जैसे अंधेरा होता होगा ना, अंधेरा होता है उसमें बत्ती जलाने वाले को क्या कहते थे? पिरसुजिया कहते थे। चोर मंडलिया कौन था? गुप्त अधिकारी था। अब कौन सा गुप्त अधिकारी था ये ध्यान रखिए। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था गोला बारूद, ठीक है। चंद शासन में जो गोला और बारूद रखने की जगह थी, क्या था इसका नाम? सेल खाना, है ना। तो जो गोला बारूद रखने की जगह थी सेल खाना, ध्यान से समझिएगा। अब इस गोला बारूद की जगह में सेल खाने में एक व्यक्ति अपॉइंटेड होता था जिसको कहते थे सेल खनिया, ठीक है। जो भी यहाँ पर गोला बारूद है उसकी निगरानी करने के लिए, ठीक है, स्टॉक मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए। लेकिन राजा को ये भी शक था कि भैया जो सेल खाने का पहरेदार है, ठीक है, वो अपनी नौकरी के प्रति कितना समर्पित है, वो अपना काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, निगरानी रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है। तो इस सेल खनिया के ऊपर भी एक सीआईडी ऑफिसर रखा गया था जिसको कहा जाता था चोर मंडलिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए ना। इस सेल खनिया की निगरानी के लिए, यानी कि गोला बारूद की जगह में जो व्यक्ति रखा हुआ था उस पे भी निगरानी रखने के लिए एक व्यक्ति अपॉइंटेड था, गुप्त अधिकारी, जिसको चोर मंडलिया कहा जाता था, ठीक है। देखिए अगला था, देखिए बगिया। तो बगिया जो होता था बगीचों की देखभाल करने वाला, जितनी भी बाड़ी होती थी, बाड़ी, बाड़ी यानी बगीचा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बाड़ी या बगीचों की जो भी देखभाल करता था, जैसे आज माली होता है ना, उस समय जो माली था उसको बगिया कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था? बगिया। चलिए ऐसे एक व्यक्ति होता था सागिया। सागिया क्या करता था? राज दरबार में ताजी ताजी सब्जियां लाता था, तो उसको सागिया कहा जाता था, ठीक है। एक होता था पुजियाली। पुजियाली, तो पूजा के जो बर्तन होते थे राज दरबार के, पूजा के जो बर्तन होते थे, यज्ञ की जो सामग्री होती थी, उनकी रखवाली करने वाला व्यक्ति पुजाली कहलाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसे एक व्यक्ति था चनंगिया। चनंगिया, चनंगिया, चनंगिया कौन होता था? तो राज दरबार में जो भी आपके राजाओं के लिए चंदन, केसर, कपूर आदि घिसते थे, तो उनको चंदनिया या चनंगिया कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसे राजा के लिए गुनगुना पानी जो लेके आता था, गुनगुना पानी या गर्म पानी, तो गुनगुना पानी लाने वाले को कंडियाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंडियाल, ठीक है। राजा के लिए गर्म पानी लाएगा वो ठंडे मौसम में, गुनगुना पानी लेकर आएगा और राजा के हाथ पैर धोता था। और ये कंडियाल कहीं कहीं पे आपको नाम मिलेगा, जो मैंने कल आपको कराया था, पनेरू भी इसको कहा जाता था, पानी लाने वाला, ठीक है, पनेरू। आज भी आपने देखा होगा ना, पनेरू कास्ट एग्जिस्ट करती है कुमाऊं में, है ना। पनेरू, फुलेरिया और हरबोला मैंने बताया था। हरबोला क्या था कि जो सुबह के पहर में आवाज़ लगाता था हरि नाम से, राज दरबार में घूम के हरि नाम के भजन गाता था सुबह सुबह, ठीक है, वो हरबोला था। अगला देखिए राजचेरी। तो राजा रानी की सेवादार जो महिलाएं होती थी, देखिए राजा थी, महल में रानी थी। अब इन राजा रानियों की सेवादार जो महिलाएं होती थी, खासकर उसमें जो ये सेवादार महिलाएं होती थी ना, ये निम्न कुल की स्त्रियों को लाया जाता था उसमें खासकर, ठीक है, क्योंकि सुंदर ये होती थी और इधर उधर से अगर लाया जाएगा तो ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। आप इसको समझिए कि अगर मान लीजिए किसी क्षत्रिय की पुत्री को लाया जाता है या किसी धनाढ़ व्यक्ति की पुत्री को उस समय राजा लाता, तो वो व्यक्ति बगावत कर सकता था अपनी पुत्री या अपनी बहन के लिए। तो उस समय भी ऐसे लोग, समाज के वंचित लोग जो गरीब थे और जाति विशेष में भी पीछे थे, उन लोगों के ही लड़कियों और कन्याओं को राजचेरी के रूप में राजा रानी अपने महल में लाते थे। कभी कभी ये महिलाएं क्या करती थी, राजा के सामने गाना बजाना करती थी, ढोलक बजाती थी या गीत सुनाती थी या कभी डांस भी कर देती थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर पूरा रसोई का काम करना, राज दरबार का काम करना, गाना बजाना करना और राजा रानी की सेवा करना, ये राजचेरी का काम था, ठीक है। इसके अलावा इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि ये किसी भी मर्द से बात नहीं कर सकती थी, ठीक है, दरबार में किसी भी मर्द से बात नहीं, ठीक है, कोई भी मर्द से बात नहीं करेंगी, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं होगा किसी भी मेल से, ठीक है, केवल राजा रानी से ही ये बात करेंगी,
ये थी हमारी राजचेली, या इनको राजचेली भी कहा जाता है, राजचेली। ठीक है, चलिए अगला है देखिए चोपदार। तो चोपदार जो था भैया देखिए चोपदार जो था नक्कारची को कहा जाता था। नक्कारची यानी कि राजा के दरबार में जो नगाड़ा बजाने वाला था, नगाड़ा, ढोल नगाड़े होते ना, तो नगाड़ा बजाने वाला, नगाड़ा बजाने वाले को चोपदार कहा जाता था। ठीक है, और मैक्सिमम जो चोपदार थे चंद्र शासन काल में ये मुसलमान थे। ठीक है, मुस्लिमों को लाया गया था मुरादाबाद वगैरह से, और ये बहुत अच्छा बजाते थे उसमें नगाड़ा। तो फिर इनको कुछ ज़मीन वमीन दी गई चंद शासन काल में। जैसा कि कल मैं आपको बता रहा था ना कि जो काली कुमाऊं का क्षेत्र था वहाँ पर चंद शासकों के द्वारा एक गांव है खूनाबोरा, खूनाबोरा गांव है ना। तो खूनाबोरा गांव में क्या किया गया, आपका राजस्थान से कुछ मुस्लिमों को लाया गया, किसके लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए। आज भी वहाँ पे आपको मुस्लिमों के घर दिखेंगे, मस्जिद भी है, लेकिन पहाड़ी स्टाइल में ही बनी हुई है, लेकिन अब है नहीं ज़्यादा, एक दो परिवार ही है वहाँ पे। ऐसे ये नगाड़ा बजाने वाले लाए गए थे। अगला देखिए रंत गली। तो रंत गली जो होता था, राज दरबार के जो लेखक होते थे ना, ये रंत गली कहलाते थे, और इनके लिए रंत गली नामक टैक्स भी लिया जाता था, आपने पढ़ा होगा, टैक्स भी था इनके लिए रंत गली नामक। ठीक है, खोकिया कहा जाता था मिठाई बनाने वाला ब्राह्मण। ठीक है, जो भी ब्राह्मण मिठाई बनाने का काम करता था उसको खोकिया कहा जाता था। चलिए, तो लगभग लगभग जितने महत्वपूर्ण यहाँ पे पदाधिकारी थे वो डिस्कस हो गए। कुछ रह गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जिनमें आपका एक था भैया आपका जगरिया। ठीक है, जगरिया भी होते थे उसमें। जगरिया का मतलब जगाने वाला नहीं था, जगरिया का मतलब था आपका जो जागर लगाता था उसमें। ठीक है, जागर लगाने वाला, जागर लगाने वाला, इसको जगरिया कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। ऐसे एक पने वालो होता था, पने वालो। पने वालो कौन था, जो राजा के लिए पान सुपारी इत्र वगैरह लाता था, पान सुपारी इत्र वगैरह से पान वगैरह बनाता था, उसको पनवारो कहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी बहुत से यहाँ पे पदाधिकारी थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक शब्द रह गया थोड़ा महत्वपूर्ण है, बागुड़ी। उसमें एक होता था बागुड़ी। ठीक है, बागुड़ी। बागुड़ी कौन होता था भाई, देखिए चंद शासन काल में बागुड़ी जो थे, जो जंगली जंगली हिरन होता था, जंगली हिरन को मारने वाला, जंगली हिरन को मारने वाला जो होता था, क्योंकि शिकार करते थे ना राजा लोग, उसमें ऐसा थोड़ी था, प्रतिबंध थोड़ी था, तो इसको बागुड़ी कहा जाता था। ठीक है, ऐसे हल जोतने वाला जो था उसको क्या कहा जाता था, हलिया कहा जाता था। ढोल बजाने वाले को ढोली कहा जाता था उसमें, है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार बन जाता है। हाँ, चंद शासन काल से ही जो हमारे टमटा जाति के लोग थे वो पहले से ही ताम्र शिल्प का काम करते थे। ठीक है, टमटा जाति जो थी ये ताम्र शिल्प उसमें से ही करती थी, ये भी ध्यान रखना है। चंद शासन काल में भी इसका उल्लेख हमको प्राप्त होता है। चलिए, बाकी नेक्स्ट जो क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे चंद शासन से, और चंद शासन के जो टैक्सेस थे उनको भी देखेंगे। चंद शासन के जो टैक्स थे यानी कि कर थे जो राजा के द्वारा प्रजा पे लगाए गए थे, उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो शब्दावली उस समय की, या जो भी उस समय का सिस्टम था, या ऐसे फैक्ट जो वन लाइनर और अन्य किताबों में नहीं दिए गए हैं, इनको आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ पंवार वंश के भी फैक्ट, फिर कुछ गोरखा शासन के, उसके अलावा फिर उत्तराखंड ज्योग्राफी के फैक्ट भी देखेंगे महत्वपूर्ण डेप्थ वाले। उसके अलावा स्टैटिक जीके के भी देखेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में। ठीक है, बाकी हिंदी में जैसे अभी शब्दावली, लोकोक्ति और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जीएस की जो इम्पोर्टेंट क्लास आएंगी उसमें जैसे महत्वपूर्ण हमारे पोर्शन होते हैं, जैसे नीति आयोग है, जीएसटी है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसके अलावा जो भी हमारे स्टार्टअप्स के लिए और वर्तमान समय में गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और साथ ही इतिहास के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है स्पेसिफिक, मैं आपका ये क्लासेस जो आपको दे रहा हूँ री एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन आपको यहाँ पर आउटपुट देंगे ये क्लासेस, यकीन मानिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी हमेशा की तरफ बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। देखिए, आपको थोड़ा भी मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप बने रहना चाहते हैं आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय देवभूमि।